नमस्कार, मेरा नाम है साहिल और दृष्टि CUET के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग CUET के अंतर्गत हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। CUET के विषय में आप लोग जान ही चुके होंगे, अभी तक बहुत सारी बातें सुन भी ली होंगी। CUET एक ऐसी परीक्षा है जो देश के जो मुख्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ग्रेजुएशन के लिए यानी BA BCom या BSc में प्रवेश लेने के लिए अब आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि आप एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एक कॉमन एग्ज़ाम ही देंगे, जिससे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एक ही परीक्षा के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। तो एक बेहतर व्यवस्था है, एक बेहतर योजना है जो आप लोगों के हित में आई है। CUET के बारे में जब आप लोगों ने सुना होगा तो एक चीज़ जरूर सुनी होगी कि इसमें सभी विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 हिस्सों में सभी विषयों को बांट दिया गया है। पहला है सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 2 और तीसरा है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 1 में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं को रखा गया है, यानी लैंग्वेजेस। सेक्शन 2 में आपका डोमेन टेस्ट। डोमेन का आप सामान्य से मतलब बस इतना समझिए कि जो विषय हम पढ़ते हैं ना, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इन सब को डोमेन कहा गया है, जो विषय आपने मुख्यतः पढ़े हैं और आगे आप जिनमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट का मतलब है कि आपके जो रीजनिंग एबिलिटी, आपका जो सामान्य मैथ्स, इन सब चीज़ों का परीक्षण इस परीक्षा में किया जाएगा। तो 3 तरह के पेपर CUET के अंतर्गत होंगे। ये एक पेपर है, इसमें 3 अलग अलग सेगमेंट भी हम इन्हें कह सकते हैं, जिसमें से आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, उस प्रवेश के लिए जो एक कंपलसरी परीक्षा है, जो एक अनिवार्य परीक्षा है, वो है आपकी सेक्शन A की परीक्षा, यानी भाषाएं। इन भाषाओं को भी आगे 1A और 1B करके 2 हिस्सों में NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी वो संस्था जो परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, उस संस्था ने 2 हिस्सों में इसे भी आगे विभाजित किया है, 1A और 1B। 1A में आपका मुख्यतः भारतीय भाषाएं हैं और 1B में आपकी मुख्यतः जो भारतीय और फॉरेन यानी विदेशी भाषाएं हैं। तो 1A में कुल 13 भाषाएं हैं और 1B में लगभग 20 भाषाएं हैं। वैसे 19 है और एक संस्कृत मिलाकर 20वीं है। तो आपको इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना ही करना होगा। ये ध्यान रहे कि आपकी परीक्षा का मीडियम, यानी ये जो 2 पेपर होंगे, इनका मीडियम आप कुछ और रख सकते हैं और आप इसमें से किसी दूसरी भाषा को चुन सकते हैं। मसलन कि आपने अगर 1A से परीक्षा के लिए हिंदी भाषा को चुना और आप चाहते हैं कि आप डोमेन में इकोनॉमिक्स का पेपर अंग्रेजी माध्यम में दें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये कोई अनिवार्य शर्त ऐसी नहीं है कि आप 1A से जिस एक भाषा को चुनते हैं उसी भाषा में ही आपको माध्यम के रूप में डोमेन और जनरल टेस्ट देना होगा। तो इसलिए आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने डोमेन और जनरल टेस्ट के माध्यम के रूप में किसी और भाषा को चुनें और 1A से यानी भाषा परीक्षण की जो परीक्षा होगी उसमें आप किसी दूसरी भाषा को चुनें।
तो हम देखते हैं एनटीए ने जो आप लोगों का पाठ्यक्रम जारी किया है वो इस प्रकार है। क्योंकि YouTube पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी रहती हैं जो थोड़ी सी मिसगाइड करने वाली होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोगों की चिंता भी स्वाभाविक है, और एक विद्यार्थी के तौर पर अगर हम उस वीडियो को देखते तो हमें भी लगता कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत हमें बताया जा रहा हो। तो इस वजह से हमने ये तय किया कि हम एनटीए ने जो फोटो यानी जो वैसे पीडीएफ फाइल जारी की थी पाठ्यक्रम की, हम उसी को सीधा स्लाइड में रखेंगे, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम कुछ और ही पाठ्यक्रम बता रहे हैं और आधिकारिक रूप से कोई दूसरा ही सिलेबस जारी किया गया है। तो ये फोटो है, इसमें नोट में लिखा हुआ है कि आपके एक क्वेश्चन पेपर आप लेंगे इसमें से, और एक क्वेश्चन पेपर में 50 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 50 भाषा के पेपर में, और आपको उत्तर देने होंगे 40। यानी कि 10 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगे। 50 में से 40 के आपको उत्तर देने होंगे, और आपको भाषा की परीक्षा के लिए जो समय दिया जाएगा, जो अवधि, जो ड्यूरेशन होगी, वो होगी 45 मिनट। तो 45 मिनट के भीतर आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो सेक्शन 1A है उसमें कुल 13 भाषाएं हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। और फिर जो आपका सेक्शन 1B है जिसमें 20 भाषाएं हैं, वो सब आपकी अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, कोंकणी जो मुख्यतः गोवा की भाषा है, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन, और 20वीं है आपकी संस्कृत। तो ये कुल आपकी 33 भाषाएं हैं। इन 33 भाषाओं का एक सामान्य पाठ्यक्रम एनटीए ने जारी किया है, और वो पाठ्यक्रम है आपका ये। यानी आप 33 में से किसी भी भाषा को चुनते हैं, आपका सिलेबस सेम होगा, सिलेबस आपका समान होगा। और वो सिलेबस क्या है, एनटीए ने लिखा है कि इसमें से मुख्यतः जो प्रश्न होंगे लैंग्वेज सेक्शन में, भाषा के हिस्से में, वो इन 6 पॉइंट से आएंगे, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि वो इन 6 ही पॉइंट से आए। ठीक, वो इनसे बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो आएंगे वो इन 6 पॉइंट से आएंगे। ठीक, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ी समस्या की बात होगी, अगर बाहर से आ जाते हैं तो क्या। तो घबराइए मत, हम लोग जो क्लासेस करेंगे आगे, उन कक्षाओं में हम इन 6 बिंदुओं पर तो चर्चा करेंगे ही, इनके अलावा ऐसे संभावित हिस्से जिनसे प्रश्न आ सकते हैं, हम उन पर भी बातचीत करेंगे। तो ये 6 बिंदु क्या क्या है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें 3 प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन बताए गए हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा बिंदु है वर्बल एबिलिटी, तीसरा रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चौथा चूजिंग द करेक्ट वर्ड, पांचवा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और छठा है वोकैबुलरी। क्योंकि हम हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि हिंदी में हम इन्हें क्या क्या कहते हैं, और एक एक करके हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इन बिंदुओं के भीतर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला बिंदु है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी बोधगम्यता। तो आप सब लोगों के लिए जैकपॉट की तरह रहा होगा अभी तक कॉम्प्रिहेंशन। हम स्कूल के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी के जो भी ऐसे प्रश्न होते थे जिनको देखकर हमें खुशी होती थी, वो होते थे कॉम्प्रिहेंशन वाले प्रश्न, जिनको हिंदी में सामान्यतः अपठित गद्यांश कहते थे, और अंग्रेजी में भी सामान्यतः अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन कहते थे। तो इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है,
उस एक गद्यांश की शब्द सीमा भी एनटीए ने बता दी है कि हम 300 शब्दों से लेकर 350 शब्दों का गद्यांश ही आपको देंगे, उससे बड़ा नहीं देंगे। तो बहुत तनाव नहीं लेना है कि आपको 2 पेज का कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा कि यार इतना बड़ा पढ़ लिया और पीछे का पढ़ रहे हैं तो उससे पीछे का भूल जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते थे वैसे वैसे पीछे का भूलते रहते थे ना, तो ऐसा नहीं होगा। एनटीए ने पहले ही आपकी समस्या का समाधान कर दिया कि भाई हम 300 से 350 शब्दों का कॉम्प्रिहेंशन देंगे, तो बहुत तनाव वाली बात है नहीं। ठीक, अब एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ से आपको कुछ प्रश्न नीचे दिए हुए होंगे और उस पैराग्राफ के आधार पर, उस गद्यांश के आधार पर ही आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। क्योंकि आपका प्रश्न पत्र एमसीक्यू पैटर्न पर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनमें उत्तर के रूप में आपको विकल्प पहले से दिए रहते हैं और आपको टिक करना होता है। तो उस पैटर्न पर, उस प्रारूप पर क्योंकि आपकी परीक्षा हो रही है, तो आपको उसके 4 संभावित उत्तर भी दिए हुए होंगे। अब ये गद्यांश 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा तथ्यात्मक गद्यांश। तथ्य किसे कहते हैं? बहुत सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो तथ्यों का मतलब होता है जो हम डेटा देते हैं ना, जो हम लोग कुछ आंकड़े बताते हैं किसी चीज को पुष्ट करने के लिए, उसे हम तथ्य कहते हैं। तो तथ्यात्मक गद्यांश किसे कहेंगे? जैसे अगर ये गद्यांश आ जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इतने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, उसमें स्त्रियों की जो जनसंख्या है उसमें इतने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, पुरुषों की जनसंख्या में इतनी, बच्चे कुल जनसंख्या के इतने प्रतिशत है, तो ये सब डेटा जिस गद्यांश में होगा उसे हम तथ्यात्मक गद्यांश कहते हैं। दूसरा, कथात्मक गद्यांश। कथात्मक गद्यांश जिसमें कथा होगी और उस कथा के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप लोगों से एक गद्यांश पूछा जाए जिसमें किसी की जीवन की कोई घटना दे दी हो, तो वो भी कथा के रूप में ही आ जाएगा, या कोई कथा ही, कोई कहानी ही बता दी हो आपकी, या किसी घटना का वर्णन हो थोड़े कथात्मक ढंग से कि 2 साल पहले ऐसा हुआ था, उसमें ये हुआ, या कोई अपने जीवन का अनुभव लिख रहा हो कि मैं एक बार बनारस घूमने गया, वहां मैंने देखा कि दोपहर का समय था, एक बूढ़ी अम्मा दोपहर के समय में शिकंजी बेच रही थी और मैं उनके पास गया तो मैंने कहा कि अम्मा बहुत गर्मी है, थोड़ा शिकंजी पिला दो, और अम्मा थोड़ी प्यास भी लगी है, पहले के सामान्य पानी मिल सकता है? अम्मा ने कहा कि हाँ बेटा मिल सकता है। तो अम्मा ने पानी दिया, मैंने पी लिया, फिर अम्मा ने शिकंजी बना कर दी, मैंने वो पी ली। फिर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा कितने पैसे हो? तो अम्मा ने बताया कि 10 रुपये हुए शिकंजी के। तो मैंने कहा कि अम्मा पानी के पैसे? तो अम्मा बोली कि भाई पानी के कैसे पैसे होते हैं, पानी तो बेटे सबका है। और उसके बाद फिर लेखक कुछ लिखता है कि पीढ़ी अंतराल भले ही आ गया हो, या पुराने व्यक्ति पुराने मूल्यों के पोषक हैं, और पुराना जो हमारा समाज था वो प्रकृति के साथ एक ऐसे संबंध पर आधारित था जिसमें हम प्रकृति को एक साझी विरासत के रूप में देखते थे। इस तरह से करके मानवता में उनका बहुत विश्वास था। तो ऐसे कथा नुमा जो गद्यांश होगा उसको कहते हैं कथात्मक गद्यांश। तो बदलाव कुछ नहीं होना है, बस फ्लेवर का फर्क होना है आइसक्रीम, चाहे आप वेनिला खा लीजिए चाहे स्ट्रॉबेरी खा लीजिए, है कॉम्प्रिहेंशन, बस वो किस फ्लेवर का होगा वो ये बताया गया। और तीसरा है साहित्यिक। साहित्यिक यानी कि साहित्य या लिटरेचर किसे कहते हैं? आप जो रचनाएं पढ़ते हैं ना, मोटे तौर पर हम उसे साहित्य कहते हैं, कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, ये सब। तो साहित्यिक गद्यांश कैसे होंगे? जो आपने पाठ पढ़े होंगे ना अब तक हिंदी भाषा में, उन पाठों से आपके कुछ हिस्से दिए जाएंगे। ठीक, जैसे किसी कहानी से एक पैराग्राफ लेकर दे दिया गया, उस पर प्रश्न पूछ लिए, किसी कविता की कुछ पंक्तियां दे दी गई, उसके आधार पर प्रश्न पूछ लिए गए। और आप ये चिंता मत कीजिएगा, जहां तक हमारा अंदाजा है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा गद्यांश में सबसे मुश्किल प्रश्न क्या लगता था, ईमानदारी से बताइए, यही ना कि ये पंक्तियां किस पाठ से दी गई है, पाठ और लेखक का नाम बताइए। ये पंक्तियां किस कविता से दी गई है, कविता और कवि का नाम बताइए। तो ऐसा एनटीए नहीं पूछेगा।
ठीक है, तो तनाव मत लीजिए। तो हम ये 3 तरह के कॉम्प्रिहेंशन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, और इसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके जो कॉम्प्रिहेंशन हम लेंगे कक्षा में चर्चा के लिए, वो गद्यांश हमने मुख्यतः आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं 12वीं तक की, उनसे ही चुने हैं, जो कि हमारी मतलब एक जो अनुमान हमारा है, जो अंदाजा है, वो भी यही है कि एनटीए भी ज़्यादा प्राथमिकता आपकी एनसीईआरटी की किताबों को देगी अपने प्रश्नों को पूछने के लिए। ठीक, तो पहला जो बिंदु है आपके हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या बोधगम्यता, जिसमें 3 तरह के कॉम्प्रिहेंशन है। उसमें कुछ फर्क नहीं आता बहुत, वो मूलतः एक ही बात है, उसमें थोड़े फ्लेवर का फर्क है। दूसरा जो बिंदु है वह है मौखिक अभिक्षमता, वर्बल एबिलिटी। मौखिक अभिक्षमता का मतलब क्या होता है? जो हमारी भाषा होती है ना, उस भाषा के 4 पक्ष होते हैं। एक होता है रीडिंग यानी पढ़ना, दूसरा होता है हमारा राइटिंग यानी लिखना, तीसरा पक्ष होता है लिसनिंग यानी सुनना, और चौथा पक्ष होता है स्पीकिंग यानी बोलना। तो किसी भी भाषा के ये 4 पक्ष होते हैं, इन चारों पक्षों से मिलकर भाषा बनती है। आप भाषा को सुनते भी हैं, उसे बोलते भी हैं, उसे पढ़ते भी हैं और उसे लिखते भी हैं। इसी आधार पर हम भाषा के 2 रूप मानते हैं। ये हो गए भाषा के 4 पक्ष, और भाषा के 2 रूप हम क्या क्या मानते हैं? आप ये सब कुछ जानते ही हैं, है ना? एक होता है वाचिक रूप और दूसरा होता है भाषा का लिखित रूप। यानी मैं आपसे जब बोलकर बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं भाषा के वाचिक रूप का प्रयोग कर रहा हूं, और जब मैं बोर्ड पर कुछ लिखकर आपको बता रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहा हूं। वाचिक रूप को ही मौखिक भी कहा जाता है। तो मौखिक अभिक्षमता का मतलब क्या है? भाषा को बोलने की दक्षता, यानी आप भाषा को क्या सही ढंग से बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, इस प्रयोग की क्षमता ही मौखिक अभिक्षमता कहलाती है। आप में वो योग्यता है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा? पेपर रुकवा कर बीच में कोई आएगा कि अब मौखिक अभिक्षमता के सवाल हैं, वो आपसे बातचीत करके देखेगा? जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। फिर पेपर में किस तरह के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाएंगे? तो इससे संबंधित आपसे मुख्यतः 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो 2 तरह के प्रश्न क्या क्या रहेंगे? पहले रहेंगे वर्तनी त्रुटि संबंधी प्रश्न। वर्तनी कहते हैं स्पेलिंग को। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके ये। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ होगा, उसके लिखने में थोड़ी गलती कर दी गई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा शब्द सही है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। वो आपसे पूछ लेंगे तो ये 4 विकल्प आपको दे देंगे और पूछ लेंगे
निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी सही है? तो वर्तनी जो सही है वो है उज्ज्वल की। अब ये कैसे सही है इस पर हम कक्षाओं में बात करेंगे, आज हमें सिर्फ पाठ्यक्रम की चर्चा ही करनी है। तो इस तरह के प्रश्नों को कहा जाता है वर्तनी त्रुटि संबंधी प्रश्न या वर्तनी शुद्धिकरण संबंधी प्रश्न भी आप इनको कह सकते हैं। यानी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनको डिटेक्ट करने वाले, उनका पता लगाने वाले या फिर सही स्पेलिंग को चुनने वाले प्रश्न। ठीक है, फिर आपके दूसरी तरह के प्रश्न क्या होंगे? वाक्य त्रुटि संबंधी प्रश्न। अब देखिए, आप जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम मुख्यतः किन इकाइयों का प्रयोग करते हैं? या तो शब्द या फिर वाक्य। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको समझ आ रहा है, अगर आप कहते हैं हाँ, तो हाँ केवल एक शब्द है। या फिर आप में से कोई कहता है कि हाँ सर समझ आ रहा है, तो ये एक वाक्य हो गया। तो सामान्य जिंदगी में हम भाषा का प्रयोग उसकी मुख्यतः दो इकाइयों को लेकर करते हैं, एक शब्द और दूसरे वाक्य। तो जो भाषिक अभिक्षमता, जो आपके भाषा के प्रयोग की, उसके वाचिक प्रयोग की अभिक्षमता जांचने के लिए जो प्रश्न बनाए जाएंगे वो भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो शब्द संबंधी गलतियों को पकड़वाएं आपसे, कहें कि इसमें चुनिए कहाँ शब्द संबंधी गलती है, और दूसरा वाक्य संबंधी गलतियां। उदाहरण के लिए वो एक वाक्य दे दें, राम खाना खाया। अब ऊपर वो इंस्ट्रक्शन में, निर्देश में बता देंगे कि आगे जो प्रश्न आएंगे उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उस वाक्य के किसी एक हिस्से में कुछ अशुद्धि है, आपको उस अशुद्धि को चुनना है। ठीक, तो विकल्प ए, बी, सी और डी। तो अशुद्धि एक में है, दो में है, तीन में है, तो चौथा दे देंगे उपर्युक्त में से किसी में नहीं। अब इसमें जो अशुद्धि है वो एक में है, क्योंकि क्या होना चाहिए? राम ने खाना खाया, और केवल लिखा क्या है? राम खाना खाया। तो राम शब्द के साथ जो परसर्ग आना था वहां पर गलती है। तो ये होती है आपकी वर्बल एबिलिटी, मौखिक अभिक्षमता। तो इसमें ये दो तरह के प्रश्न आएंगे। जो हमारा तीसरा बिंदु है वो तीसरा बिंदु है वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो वाक्य होता है ना, उस वाक्य के हिस्से को, उसके पार्ट को हम वाक्यांश कहते हैं। वाक्य जमा अंश, अंश यानी हिस्सा, वाक्य का अंश यानी वाक्य का हिस्सा। तो किसी भी वाक्य को कुछ हिस्सों में तोड़ तोड़ कर आपको दे दिया जाता है, आपको उनको सही ऑर्डर में, सही क्रम में लगाना होता है। जैसे ये दे देते हैं, एक सैंपल के रूप में हम देख सकते हैं। वो ऊपर ना निर्देश में बता देंगे कि नीचे आपको वाक्यांशों को सही क्रम में लगाना है या उन्हें पुनर्व्यवस्थित करना है। तो ऐसे 1 2 3 करके और फिर 4 ऐसे करके ये दे देंगे, और फिर होंगे आपके विकल्प ए, बी, सी और डी। अब ये प्रश्न कैसे देते हैं? हालांकि ये थोड़ा ढंग से वाक्य बनाएंगे, मैं बहुत शॉर्ट में बना रहा हूं केवल समझाने के लिए।
बाकी लंबे लंबे वाक्य दिए जाते हैं, इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं जितने आसान मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल भी नहीं होते हैं, थोड़े ठीक स्तर के होंगे, ठीक है। तो तनाव भी नहीं लेना है कि पता चला कि गर्मी में आप ठिठुर गए कि अरे ऐसे प्रश्न कैसे होंगे, ये भी नहीं सोचना है। सामान्य प्रश्न होंगे लेकिन इतने आसान नहीं होंगे जितने मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको एक वाक्य तोड़ तोड़ कर दे दिया। अब वो पूछेंगे कि इसका सही क्रम क्या है और वो विकल्प दे देंगे ऐसे। तो इसमें सही क्या ऐसे होगा, खेलता है बहुत अच्छा राम हमेशा क्रिकेट और फुटबॉल। जाहिर सी बात है ये नहीं होगा। फिर क्रिकेट और फुटबॉल राम हमेशा बहुत अच्छा खेलता है। अब ये इसमें नहीं होगा, आपको लगा होगा कि ये हो सकता है, लेकिन ये हिंदी भाषा की व्याकरण का जो नियम है कि सबसे पहले हम सामान्यतः कर्ता को लेते हैं और कर्ता इसमें राम है। तो ये भी आपको लगेगा कि ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। फिर राम हमेशा क्रिकेट और फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, ये इसका सही उत्तर है, पहले तीसरा। फिर उसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल, फिर बहुत अच्छा और फिर खेलता है, ठीक, और ये भी आपका नहीं होगा। तो अब जैसे इसे ही कहते हैं वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को हो सकता है लगो कि यार दूसरा भी तो सही है, लेकिन यहीं पर हमारे व्याकरण की आवश्यकता हमें पड़ती है। हमें समझना पड़ता है कि भाषा की व्याकरणिक संरचना कैसी है, क्योंकि भाषा की व्याकरणिक संरचना अगर हम समझेंगे तो ही हम वाक्यांशों का सही पुनर्व्यवस्थीकरण कर सकते हैं। तो हम समझेंगे, लेकिन कब समझेंगे? क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है सही शब्द का चयन। अब आपको सही शब्द चुनना है और सही शब्द चुनवाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है आपका, ये एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, ठीक है। पहला तरीका क्या होगा कि कोई वाक्य देंगे, वाक्य में एक रिक्त स्थान दे देंगे। जैसे उदाहरण के लिए राम बहुत चाव से खाता है। अच्छा, राम और लक्ष्मण को हमने जितना पूजा है उससे ज्यादा हमने उनके सहयोग से व्याकरण सीखी है। चाहे हिंदी की व्याकरण हो चाहे अंग्रेजी की ग्रामर हो, दोनों में हम जितने भी उदाहरण देते हैं अधिकतम राम और लक्ष्मण से होते हैं। तो कोई नहीं, चलो सहयोगी हमारा कर रहे हैं। अब हमें जो चार विकल्प दिए जाएंगे इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द होगा जो वाक्य में सटीक बैठेगा, ये पता करना है। तो क्या सही शब्द होगा? दही, क्योंकि राम क्रिकेट बहुत चाव से खाता है, क्रिकेट खाई नहीं जा सकती। राम वर्षा बहुत चाव से खाता है, ये भी नहीं संभव है। राम रात बहुत चाव से खाता है, ये भी संभव नहीं है।
राम दही बहुत चाव से खाता है, ये संभव है। तो सही उत्तर होगा डी। तो वाक्य में एक रिक्त स्थान दे देंगे, वहां से आपको ये चुनना होगा। ध्यान रहे, मैं फिर बता दूं कि प्रश्न इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ पाठ्यक्रम समझाना है। तो ये प्रयास है कि आसान से आसान उदाहरण से आपको समझाया जाए। प्रश्न हल्के से जटिल होंगे इससे, तो उसके लिए हमें सही से पढ़ना पड़ेगा चीजों को, है ना। दूसरा क्या होगा, गद्यांश में यानी पैसेज में रिक्त स्थान, यानी एक पूरा पैसेज दिया रहेगा जिसमें 4-5 रिक्त स्थान होंगे और फिर वहां पर आपको सही शब्द चुनना होगा। तो ये 2 तरह से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है समानार्थी और विपरीतार्थक। समानार्थी या पर्यायवाची किसे कहते हैं? जैसे किताब और पुस्तक, ये दोनों क्या है? ये दोनों समानार्थी शब्द है। समान जमा अर्थी यानी समान अर्थ देने वाले शब्द, उन्हें ही हम पर्यायवाची कहते हैं। विपरीतार्थक यानी जैसे दिन और रात, यानी जो उल्टा अर्थ दे, उन्हें हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब छठा और आखिरी बिंदु है शब्द संग्रह या शब्द भंडार। जिस शब्द का प्रयोग एनटीए ने किया है वो शब्द है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी में आपका पूरा शब्द भंडार आ जाता है, एक भाषा में जितनी तरह के शब्द हैं। अब इसमें आपके मुहावरे और लोकोक्तियां भी आ जाती हैं। मुहावरे जैसे 9-2-11 होना, लोकोक्तियां जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इन दोनों में फर्क होता है, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या फर्क होता है? मुहावरा यानी जिसका अर्थ लेने के लिए हमें उसे वाक्य में प्रयुक्त करना पड़े, और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, वो एक वाक्य की तरह ही होती है, तो आप सीधा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको उसके आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो एहसान मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, दूसरों पर दया करने वाला दयालु। तो पूरे वाक्य के लिए या कई सारे शब्दों के लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तीसरा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी सुनना, सम यानी जो सुनने में समान लगे, भिन्न जमा अर्थक, भिन्न यानी अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द युग्म, ऐसे 2 शब्द जो सुनने में तो हमें एक जैसे लगे लेकिन जो अर्थ अलग अलग देते हो, जैसे उपयोग उपभोग। उपयोग का मतलब होता है यूज, उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम। अर्थ बहुत नजदीक है लेकिन अर्थों में फर्क है। मैं इस मार्कर का उपयोग कर रहा हूं पर मैं इसे खा नहीं सकता ना, तो मैं इसका उपभोग नहीं कर रहा हूं। ठीक है। फिर जैसे कल और काल, कल यानी कि जो बीत गया या जो आएगा, काल यानी कि समय। तो ऐसे इन्हें ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जो बहुत मिलते जुलते लगते हैं, जो देखने में हमें बहुत एक जैसे लगेंगे, सुनने में जो एक जैसे लगेंगे, पर जिनके अर्थ अलग अलग होंगे। चौथा है उपसर्ग और प्रत्यय। किसी शब्द के आगे जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और पीछे लगने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। जैसे एक शब्द लेते हैं सुंदर, अब इस सुंदर के आगे अगर अ लगा दे तो क्या हो जाएगा? असुंदर, यानी सुंदर नहीं। ठीक, ये सुंदर शब्द छोड़ देते हैं, हम शब्द लेते हैं समान। समान यानी कि बराबर। अब इसके आगे अगर अ लगा देते हैं असमान, यानी कि बराबर नहीं, यानी कि गैर बराबर। ठीक, तो ये इसे कहते हैं उपसर्ग। इस शब्द के आगे लगकर
इसने इसके अर्थ को बदल दिया, और इसके पीछे अगर ता लगा दें तो ये होगा प्रत्यय। असमानता यानी असमान होने का भाव। ता प्रत्यय जब भी किसी शब्द के पीछे लगता है तो वो उसके गुण या भाव को बताता है। जैसे सुंदर यानी कि जो हमें अच्छा लगे देखने में, सुंदरता यानी सुंदर होने का भाव या गुण। जैसे मानव, मनुष्य, मानवता यानी मानव होने का गुण। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो किसी को मानव बनाती है, उसे कहते हैं मानवता। तो किसी भी शब्द के पीछे जब ता प्रत्यय आता है तो अमूमन वो गुण या भाव को बताता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करते हैं, और ऐसे दिया जाता है जैसे असमानता दे देंगे, पूछेंगे इसमें प्रत्यय कौन सा है तो 4 विकल्प दे देंगे, इसमें उपसर्ग कौन सा है 4 विकल्प दे देंगे। ठीक। फिर हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी में जो अलग अलग शब्द आए हैं वो शब्दों के प्रकार क्या क्या हैं, वो किन किन स्रोतों से आए हैं। तो शब्द संपदा में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, ये सब आपने सुना होगा ना, देशज, आगत, या फिर रूढ़, योगरूढ़, ये सारी चीजें हम शब्द संपदा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आखिरी बिंदु है विविध। विविध में क्या होगा, जो उन्होंने पहला पॉइंट बताया था ना कि मुख्यतः इन 6 बिंदुओं से प्रश्न आएंगे, लेकिन इन 6 तक ही वो प्रश्न सीमित नहीं रहेंगे। ऐसा एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है, अपना जो पाठ्यक्रम जारी किया तो उसमें ये बात सूचित की है कि कल को आप एनटीए को नहीं पकड़ सकते जी आपने इन 6 से बाहर से प्रश्न कैसे पूछ लिया। तो ये जो विविध है इसमें मिसलेनियस, विविध यानी मिसलेनियस, इसमें हम कुछ उस तरह के प्रश्न सोल्व करने का, कुछ उस तरह के प्रश्न सुलझाने का प्रयास करेंगे जिनसे वो आपके और प्रश्नों को पूछ सकते हैं, जिस तरह के वो प्रश्न पूछ सकते हैं और जिन टॉपिक्स से वो आपके बाकी के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे ये 6 बिंदु पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे होंगी, हम कक्षाओं में क्या करेंगे। एक एक बिंदु पर हम कक्षा करेंगे। कुल लगभग 20 कक्षाओं के लगभग हमारा पूरा कोर्स रहेगा हिंदी भाषा का, और उस 20 कक्षाओं में हम क्या करने वाले हैं, हम आपका जैसे एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक पे पहले बातचीत करेंगे, फिर उसके कुछ अभ्यास प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। ठीक है। और अब आपके जो अभ्यास प्रश्न बनाए गए हैं उसमें हमने ध्यान रखा है कि आपकी 11वीं 12वीं की परीक्षाओं में भाषा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया गया है वो उनको हमने आधार बनाया है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यतः 12वीं तक आप जो पढ़ते हैं उसी स्तर की परीक्षाएं आपकी सीयूईटी के अंतर्गत ली जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोग इसमें बेहतर करेंगे और मिलजुल कर हम एक साथ तैयारी करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए शुक्रिया और शुभकामनाएं।